पेशी खिदमत है कहानी कातिल साहिरा का 5वां हिस्सा। मिस लाशाना, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमारी कंपनी में सबसे ज़हीन, मेहनती और ज़िम्मेदार हैं, इसलिए इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी हमने आपके हवाले करने का इरादा किया है। और हाँ, जो नया लड़का आया है, क्या नाम है उसका? हाँ, बिलाल। उसका फील्ड में काफ़ी नॉलेज भी है, तो आप उसको भी अपने साथ रख लें। इस तरह हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना पानी में है। लाशाना को मैनेजर हदायत दे रहा था। ओके मिस लाशाना, विश यू गुड लक। लाशाना मैनेजर के ऑफिस से निकली और अपनी कैबिन में जाने लगी। बिलाल का नाम उसे कुछ शनासा लग रहा था। फिर उसे अचानक याद आया कि एक मर्तबा अनीका ने उसे बताया था कि बिलाल नाम का एक लड़का है जिससे वो मोहब्बत करती है और आजकल वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। लाशाना अपनी कैबिन में आ गई और कॉल करके रिसेप्शनिस्ट को बिलाल को भेजने का कहा। थोड़ी देर बाद बिलाल उसके सामने बैठा था। वो अच्छा खासा हैंडसम नज़र आ रहा था। बिलाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैम। बिलाल, मैंने आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि जो प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला है, बॉस चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करें। लाशाना ने बिलाल को अपने पास बुलाने की वजह बयान की, जिसे सुनकर बिलाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आपके साथ काम करना मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा मैम। हूँ, लाशाना ने हूँ को लंबा करते हुए कहा। वैसे बिलाल, आपने साथ में अपनी स्टडीज़ को भी जारी रखा हुआ है ना? बिलाल ने इस बात में सर हिलाया। कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं आप? जवाबन बिलाल ने लाशाना को अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया। ये वही यूनिवर्सिटी थी जहाँ अनीका भी पढ़ रही थी। अब शक की कोई गुंजाइश ना रही थी, लेकिन फिर भी लाशाना तस्दीक करना चाहती थी। क्या आप अनीका को जानते हैं? वो भी इसी यूनिवर्सिटी में आपकी डिपार्टमेंट में है। आप अनीका फ़याज़ की बात कर रही हैं? जवाबन बिलाल ने उससे पूछा। जी, अनीका फ़याज़ मेरी बहन है, लाशाना ने बताया। ओह, तो आप अनीका की बहन हैं। वो मेरी क्लासमेट है। लाशाना ने इस मर्तबा बिलाल को ज़रा गौर से देखा। स्याह बड़ी बड़ी गहरी आंखें, खड़ी मगरूर नाक, हल्की दाढ़ी मूछें और अनाबी होंठ और गोरा रंग। वो वाकई मर्दाना वजाहत से भरपूर था। उसे अनीका का इंतखाब दिल से पसंद आया था। उसने उसके बाद प्रोजेक्ट को तफसील के साथ बिलाल के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया। जंगाल ने पता लगा लिया था कि लाशाना के आसपास रहने वाला ये साया कोई और नहीं, खुद उसके बाप की रूह है जो हर पल उसके साथ रहती है। जंगाल ये भी जान गया था कि चंदर और फयाज की रूहें लाशाना की हिफाजत के लिए एक हो गई हैं, लेकिन वो भी पार्वती से मोहब्बत करता था। भले उस साहिरा ने उसे 2 साल तक एक इंसानी खोपड़ी में कैद रखा था, मगर वो वजह भी जानता था क्योंकि पार्वती ने उसके साथ ऐसा किया था। क्योंकि पार्वती उसके धोखे से दिल बर्दाश्ता थी, इसलिए उसे पार्वती से कोई शिकायत ना थी, सिर्फ मोहब्बत थी। उसकी मोहब्बत में उसके बदले के लिए वो 22 साल से इंसानी दुनिया में था। क्योंकि मरने से कबल पार्वती को पता चल गया था कि फयाज सारी हकीकत जानने के बाद उसे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए उसने जंगाल को आज़ाद कर दिया था और उसे लाशाना को मार देने का कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि फयाज की रूह आलम अरवाह में नहीं जाएगी और इस दुनिया में रहेगी। इसलिए फयाज को अजियत देने के लिए उसने ये कदम उठाया था और बिल आखिर जंगाल भी अपने मकसद के करीब होता जा रहा था। अब उसे बस पार्वती की वापसी का इंतज़ार था। वो नहीं जानता था कि पार्वती कैसे वापस आएगी, मगर पार्वती ने उसे वादा किया था कि वो लौटकर ज़रूर आएगी और जंगाल को यकीन था कि पार्वती अपना वादा वफा करेगी। बिलाल हैरत से अनीका के चेहरे को तक रहा था, जो बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। शायद उसे ये आस थी कि बिलाल उसकी मोहब्बत को रद्द नहीं करेगा। हम सिर्फ क्लास फेलो हैं और दोस्त हैं, बिलाल ने वाज़ह किया। अनीका की आंखों में आंसू झिलमिल करने लगे। लेकिन बिलाल, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी मोहब्बत कोई और है। मैं मनाल को दिलो जान से चाहता हूँ। अनीका को यूँ महसूस हुआ जैसे आसमान उसके सर पर गिर गया हो, जैसे ज़मीन चकराने लगी हो, यूँ जैसे उसके इर्द गिर्द हर शय ब्लैक एंड वाइट हो गई हो। लेकिन उसने फ़ौरन ख़ुद को संभाला।
بلال، میں جتنا پیار تم سے کرتی ہوں کوئی اور تم سے نہیں کر سکتا، اس نے بلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑے فاصلے پر منال کھڑی تھی۔ انیکا کو اپنی طرف یوں آتا دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انیکا کیا ہوا ہے تمہیں؟ انیکا جب منال کے سامنے سے اسے نظر انداز کر کے گزرنے لگی تو منال نے اس کے شانوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ انیکا نے غصے سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے اور زور سے چلائی، دفع ہو جاؤ کمزاد، تمہاری شکل میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ جس انسان سے میں محبت کرتی ہوں وہ تمہارے عشق میں گرفتار ہے، انیکا نے کہا اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ منال حیرت سے انیکا کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے کوئی سجھائی نہ دے رہا تھا کہ کیا کرے۔ کیا بلال مجھ سے محبت کرتا ہے؟ منال سوچنے لگی۔ چندر اور فیاض کی روحیں آمنے سامنے اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں جہاں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ میری شکتیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ 2 دنوں میں وہ آنے والی ہے اور وہ آتے ہی سب سے پہلے تمہاری بیٹی کا خاتمہ کرے گی اور تمہاری چھوٹی بیٹی انیکا کو، جو اس کی اپنی اولاد بھی ہے، اس کو بھی اپنے جیسا بنا دے گی۔ چندر نے فیاض کو مطلع کیا، جسے سن کر فیاض کے چہرے پر بے چینی کے اثرات پیدا ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوگا چندر؟ ہم تو ابھی تک اس سائرہ کا پھیلایا ہوا طلسم بھی ختم نہیں کر پائے، تو جب وہ آئے گی تو میں اپنی اولاد کو اس شیطان سے کیسے بچاؤں گا؟ شانت رہو، چندر نے اسے تسلی دی، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ارے جب ہم 22 سالوں سے کوئی حل نہیں نکال پائیں تو 2 دن میں کیا حل نکالیں گی؟ فیاض کی پریشانی عروج پر تھی۔ لیکن اب 22 سال پہلے والی کوئی بات نہیں ہے اور ہم کمزور نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ساحرہ ہماری زندگیوں میں کھل کر شامل نہیں ہو سکے گی۔ چندر کی اس بات پر فیاض حیران ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے وہ کھل کر ہماری زندگی میں شامل نہیں ہو سکے گی؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے رابطہ اپنی بیٹی انیکا کے ذریعے کرے گی۔ انیکا کے ذریعے؟ مگر وہ کیسے؟ فیاض حیران ہو رہا تھا۔ وہ ایسے کہ وہ انیکا کے خوابوں میں آئے گی، جو کچھ وہ چاہے گی وہ اپنی بیٹی کے ذریعے کروائے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ فیاض کی آواز لرز رہی تھی۔ میں 22 برس سے لاشانہ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ وہ کمینی اپنی سگی بیٹی کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ اوہ چندر، میں کیا کروں؟ میں نہیں جانتا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اپنی ماں کی طرح بن جائے۔ چندر کچھ کرو۔ چندر کی روح بس خاموشی سے حالات کے ستائے ہوئے ایک باپ کی محبت کے بارے میں سوچنے لگ گئی۔ وہ ایک عورت تھی جس نے ایک 6-7 ماہ کے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سر پٹ بھاگ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک مرد کھڑا تھا جو مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور وہ اس ہاتھ کو تھامنے کا ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر ان کے درمیان کا فاصلہ بجائے کم ہونے کے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس عورت کے دائیں اور بائیں جانب آگ جل رہی تھی، بہت بھیانک آگ۔ اور پھر اچانک اس عورت کا پیر پھسلا، وہ گری اور اس کا بچہ اس کی باہوں کے حصار سے نکل کر اس آگ میں گر گیا۔ اس عورت نے سامنے دیکھا تو وہ مرد غائب تھا، اس کا بچہ آگ میں جل رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی اور پھر بھیانک کہہ کے گونجنے لگے، تیرا شوہر تو 22 سال قبل مر گیا تھا اور آج تیرا بچہ بھی مرنے والا ہے۔ تیرے محبوب کو میری محبوبہ سے بے وفائی کی سزا مل رہی ہے۔ اندھا انصاف ہونے والا ہے اور یہ انصاف ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ سعدیہ خاتون اٹھ بیٹھی۔ پچھلے 3 روز سے وہ یہ بھیانک خواب دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ یا اللہ، میرے بلال کی حفاظت فرما، اس دنیا میں میرا اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے صدقے دل سے دعا کی اور بستر سے نکل کر بلال کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ بند دروازہ دیکھ کر سعدیہ کا اپنا ارادہ بدلا اور وہ بلال کی نیند ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ لوٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن بلال بھی اپنے کمرے میں میٹھی نیند نہیں سو رہا تھا، پریشانی کے عالم میں سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بلال، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج تم بہت پریشان ہو۔ ابھی ان دونوں نے کام کرتے ہوئے ٹی بریک لیا تھا جب لاشانہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بلال سے پوچھا، جس کے چہرے پر پریشانی سی چھائی ہوئی تھی۔ بلال سوچ میں گم ہو گیا اور بالآخر اس کے چہرے سے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔
क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। लाशाना आज बिलाल के रवैये पर हैरान हो रही थी। मैम, असल में एक प्रॉब्लम है, बिलाल ने कहना शुरू किया, और वो प्रॉब्लम आपकी बहन की वजह से है। मेरी बहन की वजह से? लाशाना हैरान हुई। हाँ मैम, आपकी बहन की वजह से। उसने आज मुझे प्रपोज़ किया है। मैम, आपकी बहन में कोई कमी नहीं है, लेकिन बंदा मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर सकता ना। मैं उससे नहीं, मनाल से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं फिर कैसे उसके प्यार का जवाब प्यार से दे सकता हूँ? आप ही बताएं मुझे। इसलिए उसने उसे हर बात साफ साफ बता दी है, लेकिन वो मेरी बात तस्लीम करने से इनकारी है और बार बार मुझे मैसेज कर रही है कि वो अपनी जान ले लेगी और मैं उसकी मौत का ज़िम्मेदार होऊंगा। लाशाना ये सुनकर हैरान रह गई। वो जानती थी कि अनीका बिलाल को पसंद करती है, मगर ये बात इतना आगे चली जाएगी ये उसने सोचा भी ना था। बिलाल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी अनीका के पास जाना ज़रूरी है। लाशाना ने अपना हैंडबैग उठाते हुए जल्दी से कहा। वो वाकई ही बहुत परेशान होगी। बिलाल उसकी परेशानी की वजह समझ सकता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस लाशाना को जाता हुआ देखता रहा। चंदर, क्या करूं? अब सिर्फ एक दिन रह गया है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं अपनी अनीका को उसकी माँ की शर का शिकार हरगिज़ नहीं होने दूंगा। फयाज की परेशानी अपने उरूज पर थी। तो तुमने क्या सोचा है? तुम क्या करने वाले हो? चंदर ने पूछा। मैं नहीं, अब जो भी होगा वो तुम करोगे। फयाज का लहजा मैनिखेज हो गया। मैं करूँगा। चंदर ने हैरत से फयाज की बात को दोहराया। मैं कैसे कर सकता हूँ? कुछ कर सकते हो। उस साहिरा की शहर की वजह से मैं अपनी बेटियों से बात नहीं कर पा रहा, मगर तुम तो कर सकते हो, क्योंकि वो शहर मेरी वजह से किया गया था, उसका तुम पर कोई असर ना होगा। फयाज की बात सुनकर चंदर चौंक सा गया। वो बोला, इतना अरसा मेरे दिमाग में ये बात क्यों ना आई? बस देर आई दुरुस्त आई। फयाज बोला, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम लाशाना के पास जाओ और उसे सारी हकीकत से आगाह कर दो, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन वो साहिरा अनीका को इस्तेमाल करने वाली है। अनीका को हकीकत का इल्म होना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में मुझे अनीका से बात करनी चाहिए। बात ख़त्म करने के बाद चंदर ने सवालिया नज़रों से फयाज की जानिब देखा। नहीं, फयाज ने उसकी तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा, अनीका कम अकल है, वो तुम्हारी बात नहीं समझ पाएगी। इसलिए बेहतर है कि तुम लाशाना से बात करो, क्योंकि हमेशा से वो महसूस करती आई है कि मैं उसके साथ हूँ। इसलिए ना सिर्फ वो तुम्हारी बात समझेगी बल्कि अपनी बहन को भी समझाएगी। और चंदर की रूह लाशाना को सच बताने के लिए कमरे से निकल गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक क़यामत सी आ गई थी। लाशाना के अहसाब जवाब दे गए थे। उसकी इकलौती बहन ऑपरेशन थिएटर में थी। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। स्लीपिंग पिल्स का सारा पैकेट उसने निगल लिया था और डॉक्टर्स के मुताबिक वो ख़तरे में थी। उस वक़्त हॉस्पिटल में आमिर अंकल, मनाल और बिलाल भी थे, मगर जो हालत लाशाना की थी वो किसी और की ना थी। वो अपनी बहन से बेपनाह प्यार करती थी और माँ बाप को खोने के बाद उस इकलौते रिश्ते को नहीं खोना चाहती थी। खुद बिलाल भी अपने आप को इसका ज़िम्मेदार समझ रहा था। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था कि उसकी वजह से एक लड़की मौत और ज़िंदगी से जंग लड़ रही थी, लेकिन वो लड़की अनीका मौत और ज़िंदगी से जंग नहीं लड़ रही थी, सच और झूठ से भी जंग लड़ रही थी। ख्वाबों की दुनिया में भटक रही थी, जहाँ एक औरत उसे अपनी दास्तान सुना रही थी। ऐमन तुम्हारे बाप की पहली बीवी थी। शादी के 7 बरस तक उनकी औलाद ना हुई। फिर अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा, लेकिन बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के उन्होंने अल्लाह से शिकायतें शुरू कर दी कि बेटा क्यों ना हुआ। ऐमन अब दोबारा माँ ना बन सकती थी, इसलिए उन लोगों ने औलाद नरीना के लिए मुझे हथियार बनाया। मैं उनके घर में मुलाजमा थी और बचपन से मुझे जादू सीखने का बहुत शौक़ था और मैंने इस शौक़ को पूरा भी किया और खूब जादू सीखा। लेकिन बेटी, तुम्हारे सर की कसम, मैंने उस जादू का इस्तेमाल कभी भी किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। खैर, फिर उन लोगों ने मेरी शादी तुम्हारे बाप से करवा दी। उनका मकसद ये था कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तो मुझे घर से निकाल देंगे, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। तुम्हारे बाप की पहली बीवी और लाशाना की माँ सीढ़ियों से गिरकर मर गई। उसके बाद तुम्हारी दादी भी एक हादसे में अल्लाह को प्यारी हो गई और उसके बाद मेरी गोद में तुम आ गई।
तुम्हारा पैदा होने के बाद तुम्हारे बाप ने मेरी हालत पर भी तरस ना खाया और मुझे बहुत मारा। मैं उस मार की ताब ना ला सकी और मर गई। मारने की वजह सिर्फ ये थी कि मैंने बेटा पैदा क्यों नहीं किया, और उसके बाद न जाने कैसे तुम्हारे बाप मर गया। बेटी, 22 साल बाद इस दुनिया में मैं तुम्हारे लिए लौट कर आई हूँ। जो ज़्यादतियाँ मेरे साथ हुई हैं वो तेरे साथ ना होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी बातों पर यकीन करना आसान ना होगा, मगर मेरे पास एक सबूत है। तुम अपने पुराने घर जाना, उसका पता भले अपने अंकल आमिर से पूछ लेना। वहाँ तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें सारी हकीकत बताएगा, तुम्हें यकीन दिलाएगा कि तुम्हारी माँ जो कुछ कह रही है गलत नहीं कह रही बल्कि सही कह रही है। मैं अब तुमसे रोज़ मिलने आऊँगी। तुम्हारे ख्वाबों में अपना ख्याल रखना। तकरीबन 15 दिन बाद रक्षा उस घर के सामने आके रुका जहाँ 22 साल पहले वो खुशहाल फैमिली रहा करती थी। रक्षे में से अनीका बाहर निकली और रक्षे वाले को किराया देकर फारिग किया। सामने मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। उसने अपने हैंडबैग से ताले की चाबी निकाली और ताला खोलने की कोशिश करने लगी। चूँकि ताला काफ़ी अरसे से बंद था, इसलिए उसे खोलने के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी। आज अस्पताल से आए उसे 5वां दिन था। उस घर में आने की इजाज़त उसने बड़ी मुश्किल से ली थी। आमिर अंकल नहीं चाहते थे कि वो दोबारा उस घर में जाए, मगर उसकी ज़िद के आगे उन्हें हथियार डालने पड़े थे। फिर वो उस घर में दोबारा आने की ख्वाहिशमंद थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि इतने दिनों से जो औरत मुसलसल उसके ख्वाबों में आ रही है, क्या वो सच कह रही है या नहीं। और उसी औरत ने उसे उस घर के तहखाने में जाने का कहा था। न जाने वो कौन था जिससे वो औरत उसे मिलवाना चाहती थी। उसका दिमाग सोचों का भंवर बना हुआ था। ताला खोलने के बाद वो अंदर दाखिल हुई। वो जगह जो कभी एक प्यारा सा लान का मंजर दिखाई देती थी, अब वहाँ कसरत से झाड़ियाँ उगी हुई थीं। अनीका अपने घर का नक्शा मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी, क्योंकि वो सिर्फ 3 माह की थी जब उन दोनों बहनों को आमिर अंकल के पास जाना पड़ा था। खैर, घर का दरवाज़ा उसने खोला और अंदर दाखिल हुई। दाएं जानिब एक दरवाज़ा था। सबसे पहले उसने उस दरवाजे को खोला। बदबू का एक झोंका सा उसकी नथनों से टकराया। नीचे नज़र डाली तो सीढ़ियाँ थी। गालबन ये बेसमेंट की सीढ़ियाँ थी। उस औरत ने भी उसे तहखाने में जाने के लिए कहा था, इसलिए वो एक एक करके सीढ़ियाँ उतरती गई। खुश आमदीद। 15 रोज़ से मैं तुम्हारा मुंतज़िर था। बिला आखिर तुम आ गई। एक हैबतनाक सी आवाज़ अनीका की समाज से टकराई, और उस आवाज़ को यूं अचानक सुनकर अनीका का दिल उसके मुंह में आ गया और वो यकदम खौफजदा हो गई। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। आवाज़ एक बार फिर आई। अनीका ने आखिरी जीने से नीचे कदम रखा। सामने वही शैतान जंगाल था। अनीका ने पहली बार अपनी माँ के आशिक को देखा था। वो सबसे लिबास में मलबूस था। उसकी जिल्द भी सुनहरी माइल थी और सर पर सब्ज़ ताज था जिसमें बेशकीमत नगीने चमक रहे थे। कौन हो तुम? अनीका खौफ से पूछ रही थी। और इस बंद मकान के अंदर कैसे आ गए? वो हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें पहले से ही उसके कानों की तरफ खिंची हुई थीं। जब वो मुस्कुराया तो वो और खिंच गईं और मज़ीद भयानक नज़र आने लगी। मैं तुम्हें अपने बारे में सब बता दूंगा, मगर पहले तुम मुझसे उस बारे में पूछो जिसके बारे में जानने के लिए तुम सालों से पड़े इस बंद मकान को खोला है। तुम ये जानने के लिए आई हो ना, जो औरत तुम्हारे ख्वाबों में आती है वो तुम्हारी माँ है या नहीं, वो सच बोल रही है कि नहीं। अनीका हैरान हो रही थी कि वो उसके यहाँ आने का मकसद कैसे जानता है। अब की बार उस जिन ने अपने हाथ को फिजा में बुलंद किया। उसके हाथ में अब 2 तस्वीर थीं जो उसने अनीका की जानिब बढ़ाईं। अनीका ये जादुई करिश्मे देखकर हैरान हो रही थी। अनीका अब मज़ीद कोई सवाल नहीं करना चाहती थी। उसने अपने खौफ को एक जानिब रख दिया और वो तस्वीर देखने लगी। एक तस्वीर उसके बाप की थी और दूसरी तस्वीर उस औरत की थी जिसे वो पिछले कई रोज़ से अपने ख्वाबों में देख रही थी। उस जिन ने कहा, ये जिस औरत की तस्वीर तुम्हारे हाथ में है ये तुम्हारी माँ है। अब तुम घर वालों से ये सवाल पूछ सकती हो कि तुम्हारी माँ की तस्वीर तुम्हें सारी ज़िंदगी क्यों ना देखने दी, और तुम्हारी माँ कैसे मरी थी। वो मंज़र मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर उस जिन ने कुछ पढ़कर तहखाने की वस्त में फूंक मारी। तहखाने की वस्त में शीशी की दीवारें सी बन गई थीं। उन दीवारों के अंदर तहखाना चमक रहा था, 22 साल की पहले की तरह।
اور اس پر ایک اسکرین سی روشن ہو گئی تھی جس پر وہ منظر دکھایا جا رہا تھا۔